दोस्तों नमस्कार। यह युद्ध दुनिया के मानचित्र पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तौर तरीकों को बदल डालेगा। यह युद्ध विदेश नीति कई देशों की बदल देगा। यह युद्ध अंतर्राष्ट्रीय तौर पर संबंधों के आश्रय अभी तक जो चला आ रहा था उसमें एक व्यापक परिवर्तन लाकर रहेगा। और शायद यही वो वजह है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर इस दौर में दुनिया के कई देश, उसमें साउथ ईस्ट एशिया के देश भी हैं, उसमें पश्चिम एशिया के देश भी हैं, उसमें खाड़ी देशों की कतारें भी हैं और उसमें दुनिया के सबसे विकसित और मजबूत देशों के साए तले, वो चाहे रशिया हो, चाहे चीन हो या अमेरिका हो, सबके साथ जिनके जो भी संबंध रहे, उसमें क्या व्यापक परिवर्तन आने की दिशा में कदम उठ चुके हैं। और ये कदम कहीं दूसरी जगह से नहीं बल्कि व्हाइट हाउस से उठे हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस में कल जो मुलाकात हुई उसमें टेबल पर मानचित्र रखा हुआ था। और मानचित्र रखा हुआ था इसका मतलब यह नहीं है कि बकायदा सेनाध्यक्षों की जब मुलाकात होती है या दुनिया के दो देशों के डीजीएमओ जब मिलते हैं तो उनके सामने टेबल पर वह मानचित्र होता है जिससे वो अपनी सीमाओं को लेकर बातचीत आगे बढ़ाएं। लेकिन व्हाइट हाउस में मुलाकात में सिर्फ एक सेनाध्यक्ष थे, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष असीम मुनीर, और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। यहां पर मानचित्र का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिन देशों से ईरान घिरा हुआ है उन तमाम देशों के भीतर अमेरिका के सैन्य अड्डे चल रहे हैं। 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अपने अपने तरीके से अमेरिका की मौजूदगी ईरान को चारों तरफ से घेरे हुए है। लेकिन अगला सवाल यह भी है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो रशिया अब यह कहने लगा है कि अगर अमेरिका की एंट्री हुई तो यह एक और भयानक उग्रता या कहें एक एग्रेसिव वार की स्थिति बन जाएगी। इसी दौर में ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान के विदेश मंत्री को टेलीफोन लगाते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो एकजुटता ईरान को लेकर दिखाई है उसकी वह सराहना करते हैं। और इन सब के बीच इजराइल आज ये ऐलान करता है कि अब खामेनेई को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से अस्पताल पर हमला किया है, वहां पे मरीजों को मारा गया है, यह स्थिति बतलाती है कि वह दुनिया के लिए सबसे खतरनाक शख्स है और अब खामेनेई को बचने नहीं दिया जा सकता। इस पूरी प्रक्रिया के बीच में महत्वपूर्ण व्हाइट हाउस के भीतर वह लंच क्यों हो गया जिसमें पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष की मौजूदगी और अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदगी इससे हटकर कोई तीसरा शख्स नहीं। दरअसल पाकिस्तान की अगर 909 किलोमीटर लंबी सीमा ईरान से मिलती है तो यह वह इलाका है जहां पे बलूच विद्रोही या कहें बलूच के या बलूचिस्तान बनाने वाले आंदोलनकारियों की मौजूदगी है। और अक्सर पाकिस्तान ईरान पर यह आरोप लगाता रहा है कि दरअसल बलूचिस्तान का जो पूरा का दायरा है उसके दायरे में ईरान की भी कुछ सीमावर्ती इलाके आते हैं। और बार बार बलूचों के खिलाफ जब जब पाकिस्तान कार्रवाई करता है तो वह सीमा पार चले जाते हैं और वहां पर ईरान उन्हें आश्रय दे देता है। यह टकराव कोई आज का नहीं है, बरसों बरस का है। लेकिन इस दौर में यह महत्वपूर्ण क्यों हो गया? हमें लगता है इस पूरी परिस्थितियों के बीच जाने से पहले आप उस मानचित्र के जरिए जरा स्थिति को समझ लीजिए। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। 5 जिले सटते हैं। उन जिलों की मौजूदगी में क्या वाकई इस दौर में वह अमेरिका जो चारों तरफ तमाम देशों में अपनी मौजूदगी को दिखा रहा है, लेकिन नई मौजूदगी उसको पाकिस्तान के जरिए चाहिए, उसकी जमीन पर उसके अपने सैन्य कार्यक्रमों को देखना चाहता है, या फिर
पाकिस्तान की मदद करके वह पाकिस्तान को इस दौर में ईरान के साथ खड़े होते हुए नहीं देखना चाहता है। यह सवाल इसलिए जटिल है क्योंकि पाकिस्तान के सबसे करीब जो देश है वह 36 का आंकड़ा लिए हुए है अमेरिका के खिलाफ, वह चीन है। और ईरान को सामरिक तौर पर जो सबसे ज्यादा मदद करता रहा है और अभी भी कर रहा है, उसके भी अमेरिका के साथ संबंध 36 के हैं और वह रूस है। बावजूद इसके खाने की मेज पर मानचित्र अगर रखा हुआ हो और सीमाओं की लकीरों के आसरे भविष्य की लकीरें खींची जा रही हो, तो इसके मतलब मायने क्या हो सकते हैं, या फिर यह युद्ध की दिशा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कितना व्यापक परिवर्तन लाने वाली है, उससे पहले घूम लीजिए जरा उन इलाकों में जो सीमावर्ती इलाके ईरान और पाकिस्तान के हैं। यह मानचित्र इसलिए देखना जरूरी था क्योंकि ईरान जिन देशों से घिरा हुआ है उसमें इराक है, सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन है, जॉर्डन है, यूनाइटेड अरब अमीरात है और पाकिस्तान है। सिर्फ पाकिस्तान की जमीन पर अमेरिकी बेस नहीं है। इराक के इरबिल असद एयरबेस पर 2000 सैनिकों की तैनाती है। सऊदी अरब में फाइटर जेट और 35,000 सैनिकों की मौजूदगी है। कुवैत में 5,000 मैरिन कमांडो और 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी है। बहरीन में अल उबैद एयरबेस जेट रिफ्यूलिंग की सुविधा के साथ वहां पर मौजूद है। जॉर्डन के भीतर अम्मान में 2000 से ज्यादा सैनिक अमेरिकी मौजूद हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात में नेवल भी है, आर्मी भी है, एयरफोर्स भी हैं, 3 बेस हैं, 6,000 सैनिकों की यहां मौजूदगी है। 50,000 से ज्यादा सैनिक इस पूरे इलाके में है। लेकिन पाकिस्तान की जमीन पर कोई अमेरिकी बेस नहीं है और इस पूरे इलाके में पाकिस्तान एकमात्र देश है जो कि परमाणु हथियारों से लैस है। और यह खबर बार बार जब निकल कर आती है कि इस इलाके में खाड़ी देशों के साथ पाकिस्तान के जो संबंध हैं और ईरान के साथ जो जटिल संबंध सही, उन संबंधों के बीच में इजराइल को भारी पड़ सकता है, अमेरिका को भारी पड़ सकता है अगर पाकिस्तान खुलकर ईरान के पक्ष में खड़ा हो गया या फिर हथियारों की आपूर्ति उसने ईरान के लिए कर डाली, वह भी न्यूक्लियर हथियार। क्योंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर फादर अब्दुल कादिर कहते तो यही हैं कि दरअसल उन्होंने बहुत मदद की ईरान को लेकर। अब सवाल यह है कि इस युद्ध के बाद की परिस्थिति में क्या वाकई पाकिस्तान सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर है और अमेरिका इस गारंटी को चाहता है कि वह अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में जो इससे पहले नजर नहीं आता था, अब वह खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में इतना ज्यादा है कि वह उसको सबसे प्यारा बताने लगा है। यहां तक कि भारत के साथ संबंध भी इस दौर में बिगड़े हैं। माई गुड फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये शब्द तो हैं, लेकिन संबंध इस दौर में पूरे तरीके से पाकिस्तान के पक्ष में शिफ्ट हो चुके हैं। और माना यह भी गया कि दरअसल पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष ने नोबेल के पीस पुरस्कार के लिए जो नॉमिनेशन दिया कि उसमें नॉमिनेशन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का होना चाहिए, तो इसके लिए बकायदा व्हाइट हाउस ने यह व्यवस्था की थी कि अगर इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे वाशिंगटन में, तो मैसेज और बड़ा होगा कि 2 परमाणु देशों के युद्ध को रोका भी गया और देखिए दोनों की मौजूदगी भी है और अब
ईरान और इजराइल के युद्ध को रोकने की दिशा में तीनों वाशिंगटन में मौजूद हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने इनकार कर दिया, वाशिंगटन नहीं जाएंगे, क्योंकि यह एक घेराबंदी थी, यह हर कोई समझ सकता है। खास तौर से तब जब भारत की अपनी नेशनल पॉलिसी में पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है और पाकिस्तान की अपनी नेशनल पॉलिसी में कश्मीर उसके गले की नब्ज भी है और वहां पर कश्मीर के भीतर जो आतंकवादी हैं वह उनके लिए स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। अब इस परिस्थिति को समझते हुए जरा एक क्षण के लिए समझिए, ऐसा मौका कभी व्हाइट हाउस में इससे पहले नहीं आया कि कोई सेनाध्यक्ष बंद कमरे में, जहां पर सलाहकारों की मौजूदगी नहीं होगी, जहां पर किसी की मौजूदगी नहीं होगी, मीडिया तो दूर की बात है, कमरे में लंच की व्यवस्था की जाएगी और लंच पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष मुनीर के सम्मान में अमेरिकी राष्ट्रपति दे रहे होंगे। इससे पहले मुशर्रफ गए हैं, ज़ियाउल हक भी गए हैं, लेकिन उस वक्त पॉलिटिकल ताकत उनके पास थी। इस वक्त असीम मुनीर के पास पॉलिटिकल ताकत नहीं है, वो सिर्फ सेना प्रमुख हैं और शायद इसीलिए ईरान के सबसे ज्यादा करीब इस पूरे इलाके में कोई है तो वह असीम मुनीर है। क्योंकि मई के अंत को भी याद कीजिए तो ईरानी सेना के जो चीफ ऑफ स्टाफ थे जनरल मोहम्मद हुसैन बकरी, जिनको निशाने पर ले लिया इजराइल ने अपने हमले पर और वो इस युद्ध में मारे जा चुके हैं, उनसे मई के अंत में मुलाकात असीम मुनीर की हुई थी। पाकिस्तान के उस सबसे मजबूत प्रतिनिधिमंडल का भी वो हिस्सा बने थे जिन्होंने खामनेई के साथ मुलाकात की थी और वह प्रतिनिधिमंडल ईरान गया था। यानी तमाम परिस्थितियों को समझते हैं पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष, लेकिन सवाल उसके आगे का है, क्योंकि भारत इस दौर में टेररिज्म का मुद्दा उठाते रहा। भारत दुनिया के 33 देशों में अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजकर, जिसमें डिप्लोमेट्स भी थे, जिसमें पार्लियामेंट्रीज भी थे, 33 देशों में बताया कि पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी टेररिज्म के साथ खड़ी है और भारत इसका विरोध करता है, आप टेररिज्म के खिलाफ वक्तव्य दीजिए। सभी ने भारत के साथ हाथ तो मिलाया, लेकिन कोई वक्तव्य बयान के तौर पर ऑफिशियली स्टेट लेवल पर निकलकर आया नहीं। और उसी पाकिस्तान को प्यारा देश अमेरिका बतला रहा है और उसी अमेरिका के साथ भारत को आर्थिक संबंध प्रगाढ़ करने हैं। रास्ते कई हैं, लेकिन इस बैठक का मतलब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बीते बरसों बरस के पूरी लकीर के धराशायी होने का एक चिंतन छुपा हुआ है। क्योंकि यह वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दौर में पाकिस्तान अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है और अमेरिका के लिए जो देश महत्वपूर्ण होता है उसकी छवि अच्छी हो जाती है। भारत की तमाम कोशिशें इस दौर में बेकार साबित हो गई। मुलाकात में पहलगाम का जिक्र नहीं था, मुलाकात में भारत की चिंता जो जाहिर दुनिया भर में की गई उसका कोई वक्तव्य, कोई शब्द तक जिक्र नहीं किया गया। मुनीर की सराहना की गई, सम्मान दिया गया और मध्यस्थता ईरान के साथ पाकिस्तान की भूमिका क्या होनी चाहिए इसको स्ट्रेटेजिकली और सिंबॉलिकली दोनों चीजों पर बातचीत शुरू हुई। भारत ने इसे एक असाधारण मुलाकात के तौर पर देखा, खास तौर से टेररिज्म के साए तले और इस दौर में भारत के अमेरिका के करीबी रिश्तों के तले। पाकिस्तान को परमाणु मदद इस दौर में किसने की, अगर उसका भी इतिहास पलटा जाएगा तो अमेरिका निकलकर सामने आएगा। पाकिस्तान ने ईरान को किस तर्ज पर परमाणु मदद करने की कोशिश की, यह भी सब कुछ सामने है। यानी अमेरिका क्या अपनी पुरानी पॉलिसी पर लौट रहा है, यह सवाल इस दौर में सबसे बड़ा हो गया। इसलिए क्योंकि अमेरिका ने आर्थिक तौर पर सहायता खुलकर पाकिस्तान की 2010 तक तो खुलकर की है। सैनिक सहायता हो, आर्थिक सहायता हो जो यूएस एड के जरिए हो और इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने की सुविधा हो, 3 स्तर पर लगातार एड दिए गए, लगातार पैसे दिए गए और बिलियंस में दिए गए। उसका भी एक डाटा है, वो हम आपको बतलाएं। उससे पहले यह भी समझ लीजिए कि दरअसल एक संकेत यह भी दे दिया गया कि भारत या खुद प्रधानमंत्री मोदी
अमेरिका के साथ अपने संबंधों के बीच में पाकिस्तान को लेकर कोई वीटो ना मान ले, यह ना सोचें कि भारत अमेरिका के इतना करीब है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के बनते संबंधों के बीच में वह उस ताकत के साथ खड़ा होगा कि आपने क्यों उसे दोस्त बनाया। ये सारी बातें एक झटके में अमेरिकी राष्ट्रपति ने खारिज कर दी और खारिज करने का अंदाज देख लीजिए। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. And they were going at it, and they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about it? I stopped a war between two major nations, major nuclear nations. As you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left, and we're working a trade deal with India. We're working a trade deal with Pakistan. And they were both here, but I was with Modi a few weeks ago. He was here, actually. But now we speak to him, and I'm so happy. There was a deal that two smart people, plus, they have people on their staff too, but जितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया उतनी बार पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर का नाम लिया। जितनी बार पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया उतनी बार इंडिया का जिक्र किया, यानी एक बराबर में दोनों देशों को लाकर अपनी कूटनीति के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति ने खड़ा कर दिया। और यहां से सवाल शुरू होता है कि आखिर बंद कमरे में इस लंच का मतलब क्या था। 909 किलोमीटर का जो रेंज है पाकिस्तान और ईरान के बीच सीमाओं के मिलने का, उसमें पाकिस्तान के 5 जिले ग्वादर, केंच, पचगुरु, वाशुक और चांगी आते हैं। यहां यह समझ लेना चाहिए एक क्षण के लिए, जब अमेरिका कूद रहा है तो ऐसे में पाकिस्तान के सुन्नी बहुल होना और ईरान का शिया बहुल होना मायने नहीं रखता है। यह बलूचिस्तान के दायरे तहत मायने रख सकता है, लेकिन यहां मायने नहीं रखेगा। और शायद इसीलिए ध्यान दीजिए, हमले के बाद 13 तारीख को पहली बार जो पाकिस्तान ने कहा कि ईरान के लोगों के साथ, ईरान की सरकार के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ है, सॉलिडेरिटी विद ईरान। 14 तारीख को असीम मुनीर अमेरिका गए। 16 तारीख को डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दुनिया को इजराइल की परमाणु शक्ति के बारे में सावधान और आशंकित रहना चाहिए और उस पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अनुशासन का अभाव होने का आरोप भी लगाया। यानी एक शिफ्ट भी दिखाई दिया 16 तारीख को। लेकिन इस्लामाबाद के भीतर या ISPR के भीतर, जो कि सेना का हेडक्वार्टर है, वहां से जो आवाज आई उसमें अधिकारियों ने दोहराया कि उनका देश केवल नैतिक और कूटनीतिक एकजुटता को दिखा रहा है, इससे अलग कुछ ना समझे। और इन्हीं परिस्थितियों में यह कहा गया कि दरअसल पाकिस्तान के बिजनेसमैन जो अब अमेरिकन नागरिक हो गए हैं, सज्जाद तरार, उन्होंने ही पूरी व्यवस्था की और एक ऐसी व्यवस्था की जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ लंच भी था और जो मौजूद डिस्पोरा जो कि वहां पर मौजूद है अमेरिका में, उनके साथ इस तर्ज पर मुलाकात कराई गई सेनाध्यक्ष की जैसे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो। सज्जाद तरार पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन है, ट्रंप के भारी सपोर्टर हैं। अमेरिकन मुस्लिम्स को वो ट्रंप के साथ जोड़ने में काम करते हैं। वही होस्ट कर रहे थे और वाशिंगटन के 4 सीजन होटल में पाकिस्तानी डिस्पोरा के पास जब उनको लेकर गए तो उसमें जो संवाद था, उस संवाद में पहलगाम का जिक्र जरूर था। हालांकि उसमें जो मौजूद पाकिस्तानी थे उनसे रेमिटेंस का जिक्र किया गया कि अच्छा है आप यहां पर कमाते हैं, पाकिस्तान भेजते हैं। उनको ट्रू एम्बेसडर बताया गया। इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में उनके पीठ ठोकी गई। प्रोफेशनल अचीवमेंट जो उन्होंने हासिल किया, इसका भी जिक्र किया गया। और इस बातचीत के सिलसिले में इस बात का भी जिक्र हुआ कि इससे पहले अयूब खान साहब, जियाउल हक
जनरल मुशर्रफ सभी आए और व्हाइट हाउस गए, लेकिन वह सब पॉलिटिकल पावर साथ लेकर आए थे। लेकिन पहली बार असीम मनूर बिना पॉलिटिकल पावर के सेनाध्यक्ष होकर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ लंच के लिए जा रहे हैं। उस लंच के बीच में जिन बातों का जिक्र डियास्पोरा के साथ किया जा रहा था, उसमें बहुत साफ तौर पर असीम मुनीर ने जिक्र किया पहलगाम का। पाकिस्तान के समुदाय से उन्होंने कहा कि भारत पहलगाम हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर सीमा उल्लंघन कर रहा है। हम शहादत स्वीकार करेंगे लेकिन अपमान नहीं। महत्वपूर्ण यह भी है कि अमेरिकी अधिकारियों की वहां पर मौजूदगी थी और इसके बाद कम से कम 5-6 बड़े सवाल उभरकर सामने आ गए कि भारत के लिए पाकिस्तान टेरर स्टेट है। ट्रंप को पाकिस्तान प्यारा लगता है। भारत ने पाकिस्तान के टेरर को लेकर जो 33 देशों में 57 एमपी और डिप्लोमेट्स को भेजा, अमेरिका ने उसे खारिज कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को मान्यता खुले तौर पर दे डाली और अब भारत के सामने नया रास्ता क्या होगा, इस पर भी अमेरिका ने कोई चिंता नहीं की। और इन सब के बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ पाकिस्तान का उपयोग कैसे हो सकता है और पाकिस्तान अपने तौर पर क्या सहयोग कर सकता है, इसको लेकर पाकिस्तान के भीतर की जटिलताओं का जिक्र जरूर हुआ। उसमें मदद कैसे दी जा सकती है पाकिस्तान को, इसका भी जिक्र हुआ। लेकिन अगला सवाल यह भी था, जो इजराइल और ईरान के बीच जो हमले हो रहे हैं, रिहायशी इलाके, अस्पताल और ईरान के परमाणु संयंत्रों पर भी जो हमला किया जा रहा है, वो तस्वीर हिलाने वाली है। और पाकिस्तान के भीतर इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती है कि कैसे ईरान के खिलाफ पाकिस्तान खड़ा क्यों हो जाए। जाहिर है अमेरिका का हिस्सा है, व्हाइट हाउस का घर है और उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदगी है। और इस वक्त अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर अलग थलग पड़ा पाकिस्तान इस दौर में लाइमलाइट में तभी आता है जब भारत पाकिस्तान के टेररिज्म को निशाने पर लेता है। यानी मुश्किल हालात के बीच से निकलने का रास्ता क्या पाकिस्तान खोज रहा है। और पाकिस्तान के पीछे इससे पहले सिर्फ चीन खड़ा था, लेकिन अब खुलकर अमेरिका भी खड़ा है। यह बड़ी रोचक कहानी है, या कहें बहुत ही डरावनी कहानी है। यह तीसरा हिस्सा यह है कि यह बिल्कुल नायाब कूटनीति है, दुनिया की बदलती विदेश नीति है। क्योंकि जो नई विदेश नीति दुनिया के मानचित्र पर बन रही है, उसमें इन तस्वीरों को, जो युद्ध की तस्वीरें आज निकल कर आई, वो वाकई डराने वाली तो है। और अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो इसका युद्ध का विस्तार होगा। इससे दुनिया के भीतर व्यापक असर होगा। कम से कम विकासशील और गरीब देशों के ऊपर जो इन्फ्लेशन या महंगाई या इकोनॉमी या मुश्किल हालात, वो कहीं ज्यादा गहरे होंगे। शायद इसीलिए एक क्षण के लिए दुनिया के भीतर जब जब संकट जिस जिस तौर पर टेररिज्म को लेकर उभरा, उस दौर में पाकिस्तान की उपयोगिता इस पूरे इलाके में अमेरिका के लिए क्यों हो गई, यह भी एक सवाल है। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के भीतर कश्मीर में आतंकवाद 1990 में जब खुलकर उभरा, उस वक्त पाकिस्तान को अमेरिकी मदद मिलिट्री लेवल पर 283.5 मिलियन डॉलर की थी। यूएसएआईडी के जरिए 422 मिलियन डॉलर की मदद मिली। इकोनॉमिक तौर पर मदद 548 मिलियन डॉलर की मिली। यह हम आपसे जिक्र 90 का कर रहे हैं, 1990। और उसके बाद ध्यान दीजिए 9/11 के बाद 2002 में मिलिट्री सपोर्ट अमेरिका ही पाकिस्तान को देता है 1386 मिलियन डॉलर।
यूएसएआईडी के जरिए उसको मिलता है $1,739 मिलियन और इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है $744 मिलियन। 2010 में जो उसके बाद परंपरा चल पड़ी, उस वक्त $2,500 मिलियन से ज्यादा मिलिट्री का सपोर्ट अमेरिका देता है पाकिस्तान को। यूएसएआईडी के जरिए 1529 मिलियन डॉलर की मदद मिलती है और इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिलता है 1867 मिलियन डॉलर। ओबामा भी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने भी 800 मिलियन डॉलर का सपोर्ट दिया था। उससे हटकर जो काउंटर इंसोरेंसी प्रोग्राम था उसके लिए 300 मिलियन डॉलर दिया था। इस दौर में पाकिस्तान को मदद आईएमएफ के जरिए, वर्ल्ड बैंक के जरिए, खुद अमेरिका के जरिए तमाम जगहों से मदद मिलने लगी है। और सच तो यह है कि खुद अपने तौर पर अब इस बातचीत या कहें इस लंच के टेबल से पाकिस्तान के तटस्थ रहने का दबाव उभरकर पहले राउंड में सामने आ चुका है क्या? क्योंकि खाड़ी देशों के साथ पाकिस्तान के घनिष्ठ संबंध हैं, ईरान के साथ जटिल संबंध हैं, रणनीतिक हितों को भी उसको देखना है और अपनी आर्थिक परिस्थितियों को भी देखना है, बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन को भी खत्म करना है, सीमा सुरक्षा भी चाहिए, आंतरिक स्थिरता भी चाहिए। और क्या अमेरिका अब गारंटी पाकिस्तान को दे रहा है? किसी भी हालत में ईरान के पक्ष में पाकिस्तान को नहीं जाना है या फिर पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल अमेरिका करेगा? क्या वाकई इस दिशा में समझौता हो रहा है? क्योंकि तेहरान का अगर पतन होता है यानी सत्ता पलट होती है तो फिर स्वायत्तता के दावे बलूचिस्तान तक को दायरे में ले पाएंगे और पाकिस्तान में बलूचों का पलड़ा भारी होगा, प्रभावी होगा। यह भी एक परिस्थिति है। लेकिन सवाल है पाकिस्तान के भीतर इकोनॉमी की, महंगाई है, करेंसी फिसलती चली जा रही है, एनर्जी की कमी है। इस दबाव में और परिस्थिति बिगड़ेगी और बिगड़ने का मतलब है बिजली उत्पादन तक पर असर पड़ रहा है, ईंधन की कमी हो चली है, बजट घाटा बढ़ते चला जा रहा है। और अमेरिका क्या इन सब से मुक्ति दिलाने की दिशा में पाकिस्तान को ले जा रहा है? ये सारे सवाल अब इसलिए मायने रखने लगे हैं क्योंकि अभी तक जो भारत की पूरी विदेश नीति और कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चलती थी उसमें निशाने पर पाकिस्तान था। चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते जरूर थे लेकिन सामरिक टकराव था। अमेरिका के साथ ना सामरिक टकराव था ना व्यापारिक रिश्ते बिगड़े थे। रशिया के साथ पुराने पारंपरिक संबंध थे। नई परिस्थिति में अमेरिका दबाव बना रहा था, रशिया को छोड़िए, लेकिन अब रशिया खुलकर कह रहा है कि अगर अमेरिका युद्ध में कूदा तो एक और भयानक उग्रता पैदा होगी। और इन सब के बीच ईरान के विदेश मंत्री को अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री से कहना पड़ रहा है अभी तक जो आपने हमारे पक्ष में एकजुटता दिखाई है उसको आप बरकरार रखिए। लेकिन हो क्या रहा है? इजराइल के अस्पतालों तक पर ईरान हमला कर रहा है। ईरान के हैवी वाटर रिएक्टर जो अराक में मौजूद है उस पर हमला आईडीएफ के जरिए हुआ है। टारगेट में अराक जहां हथियारों का उत्पादन वाला शहर और खोंडव शहर जहां पर IR-40 हैवी वाटर रिएक्टर है यानी परमाणु कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा है, वहां पर हमला हुआ है। तो क्या अमेरिका इस पूरी परिस्थिति के भीतर आने से पहले ईरान की पूरी घेराबंदी कर रहा है और उसके लिए उसको पाकिस्तान की जरूरत है? और इस जरूरत में भारत की पूरी कूटनीति, विदेश नीति धराशायी हो गई। चीन और रशिया नए तरीके से स्ट्रेटजिकली क्या वाकई ईरान के पक्ष में आ पाएंगे? और अगर आ जाते हैं तो इस परिस्थिति में भारत की अपनी नीति क्या होगी? यह सवाल शायद मौजूदा वक्त में मौजूदा सत्ता के सामने इसीलिए सबसे बड़ा है क्योंकि भारत की आंतरिक राजनीति भी अमेरिका के साथ खड़े होने से लेकर पाकिस्तान को निशाना पर लेने के साथ चलती रही है। और चीन को लेकर भी विरोध है और रशिया के साथ पारंपरिक दोस्ती निभाने का भी दबाव है। सारी परिस्थिति एक झटके में डगमगा चुकी है। शायद इसीलिए यह लंच और लंच के टेबल पर दुनिया का मानचित्र और उस मानचित्र पर खींची गई लकीरों पर अमेरिका ने कोई आज से चलना शुरू नहीं किया है। असीम मुनीर के लिए यह नई बात होगी, लेकिन अब इस मानचित्र पर रिश्ते बदलेंगे
कूटनीति बदलेगी, विदेश नीति बदलेगी और कोई इससे इनकार कर नहीं सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।